हेलो साथियों, नमस्कार। आपका वाई वन स्टडी पॉइंट में स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम शुरू करने वाले हैं आपका प्रैक्टिस सेट, नया प्रैक्टिस सेट है। इसमें क्या होगा, एसएससी जीडी और एनटीपीसी सीबीटी 2 का एग्जाम जो होगा आपका, और ग्रुप डी का अभी एग्जाम बाकी है। तो जो भी एग्जाम बाकी हैं उनके लिए साइंस का पोर्शन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, जो कि एक अपना अलग रोल अदा करता है। ठीक, तो हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर आपको जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं और संभावित क्वेश्चन हैं आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उन्हीं क्वेश्चनों को हम लेके आए हैं। आपको यहाँ पर प्रैक्टिस सेट कराएंगे, जिसमें आपको क्वेश्चन होगा और उन क्वेश्चनों को हम क्या करेंगे, डिस्कशन करते हुए क्वेश्चन को आगे बढ़ेंगे। ठीक, तो आप हो सके तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारे क्लास का नोटिफिकेशन बराबर मिलता रहे। तो आइए शुरू करते हैं अपना क्लास। देखिए, हम क्या करते हैं, जो भी आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं उन क्वेश्चनों को कलेक्ट करके क्या करते हैं, टाइपिंग करने के बाद पीडीएफ बनाते हैं, उसके बाद आपके समझ चलाते हैं। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, चाहे तो आप इन क्वेश्चनों को देख सकते हैं। आप बहुत सारे बुक हैं, उनमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डाले गए हैं, उनसे आप कंपेयर कर लेना। शायद क्वेश्चन जो मैं यहाँ पर कराऊंगा उनसे कहीं बाहर नहीं होगा, मतलब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे और संभावित क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, आपकी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन लगा है। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए, कह रहा है सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। मतलब सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाए, ताकि हम क्या करें, सूर्य को सही ढंग से देख सकें और उनका अध्ययन कर सकें। तो पहला ऑप्शन देखिए, कह रहा है स्ट्रैबोस्कोप, और दूसरा कह रहा है टेलीस्कोप, और तीसरा कह रहा है हेलियोस्कोप, और चौथा कह रहा है सन मीटर। देखिए, आपका जो टेलीस्कोप होता है वो तो देखिए क्या किया जाता है, दूर के वस्तुओं को देखने के काम में आता है। यहाँ कहिए कि सूर्य जो होता है आपका, सूर्य को भी दूर है, लेकिन सूर्य के अध्ययन के लिए कहा जाए, ठीक, तो उसमें क्या होगा, हेलियोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। ठीक, तो आपके ऑप्शन में देखिए, जो ऑप्शन दिया है आपका, ऑप्शन नंबर कौन सा, हेलियोस्कोप। ठीक, जो ऑप्शन होगा आपका पहला होगा। ठीक, तो इसका राइट आंसर जो होगा पहला होगा। ठीक, चलिए दूसरे क्वेश्चन पे बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रतिध्वनि क्या है। प्रतिध्वनि आपको पता है, प्रतिध्वनि सुनने के लिए क्या होता है, आपको एक प्रकार से कहीं 16.5 मीटर होता है एक्चुअल, लेकिन माना जाता है कि 17 मीटर कम से कम होना जरूरी है आपको प्रतिध्वनि सुनने के लिए। ठीक, तो आपके ऑप्शन में देखिए क्या पूछा है, प्रतिध्वनि क्या है। 4 ऑप्शन दिया है, आपको बताना है। पहला कह रहा है ध्वनि का परावर्तन, ध्वनि का अपवर्तन, ध्वनि का विवर्तन और ध्वनि का व्यतिकरण। देखिए, जब ध्वनि आपको क्या करता है, प्रतिध्वनि में यही कंडीशन होता है कि मान लीजिए कि कोई पहाड़ हो या आप किसी कमरे में हो। ठीक, अगर आप यहाँ पर हैं, अगर मान लीजिए कि आप क्या 16 या 17 मीटर की दूरी पे हैं, अगर आप बोलते हैं, आपका जो आवाज़ होगा वह क्या करेगा, इस कमरे से टकराने के बाद आपको फिर से सुनाई देगा। तो यही आपका प्रतिध्वनि होता है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए, जब ध्वनि क्या करता है, कमरे के दीवार से टकराने के बाद आपको सुनाई देता है, यही काम तो क्या कर रहा है, कहने का मतलब यह गुण किसको प्रदर्शित कर रहा है, कहने का मतलब यह ध्वनि का परावर्तन का गुण प्रदर्शित कर रहा है। आपको पता है परावर्तन जो होता है दर्पण में होता है। ठीक, परावर्तन में क्या होता है, वही प्रकाश की किरण समतल दर्पण या दर्पण से टकराने के बाद क्या हो जाती है, परावर्तन हो जाता है, तो हमें फिर से वही प्रकाश दिखाई देता है। तो यही यहाँ पर भी होता है, प्रतिध्वनि में भी क्या होता है, दीवार से टकराने के बाद अगर हमको वही ध्वनि सुनाई देती है तो हम क्या कह सकते हैं, उस गुण को ध्वनि का परावर्तन कह सकते हैं। तो देखिए, इसमें भी आपका ऑप्शन जो है नंबर 1 है, ध्वनि का परावर्तन होगा। ठीक, आइए अब तीसरे क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपका क्या है, कह रहा है जहाज़ों में क्या मापने के लिए इको लोकेशन का उपयोग किया जाता है। इको लोकेशन का उपयोग क्यों किया जाता है, इको लोकेशन का प्रयोग देखिए क्या किया जाता है जहाज़ों में। अगर जो जहाज़ हमारे समुद्र में चलते हैं उसमें इको लोकेशन का प्रयोग किस लिए किया जाता है, ताकि पता चल सके कि हमारा जहाज़ कितनी गहराई या समुद्र तल से कितनी गहराई तक है। मतलब एक तरीके से कहिए, आपके ऑप्शन के अकॉर्डिंग पहले तो हम देख लें क्या कह रहा है। पहले कह रहा है प्रकाश की गहराई, और दूसरा कह रहा है मछलियों की सघनता,
और तीसरा कह रहा है पानी की गहराई और चौथा कह रहा है समुद्री वनस्पति की सघनता। देखिए यहाँ पर प्रकाश की गहराई, क्या प्रकाश की कोई गहराई होती है? मतलब मान लीजिए कि आप हम और प्रकाश क्या करें, कहीं पर प्रवाहित करें या जल में ही, तो उसका प्रकाश की गहराई हम नहीं ज्ञात करते इकोलोकेशन से। और फिर दूसरा कह रहा है मछलियों की सघनता, मतलब हम समुद्र में पता लगाएंगे इकोलोकेशन से कि समुद्र में कहाँ कहाँ मछलियों की सघनता अधिक है, मतलब मछलियाँ कहाँ ज़्यादा हैं, वहाँ पर इकोलोकेशन का प्रयोग इसके लिए नहीं किया जाता। अब तीसरा ऑप्शन देखिए आपका क्या कह रहा है, पानी की गहराई। हाँ, इकोलोकेशन का उपयोग जहाज़ों में इसीलिए किया जाता है ताकि हमको पता चल सके कि पानी की गहराई क्या है। ठीक, तो आपका ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी है कि पानी की गहराई का पता लगाते हैं हम लोग। ठीक, पानी की गहराई का पता लगाते हैं। अब आइए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है सीधे ऊपर की ओर फेंका गया पत्थर शीर्ष पर पहुंचता है तो इसका, कह रहा है मान लीजिए कि कोई भी पत्थर आप ऊपर फेंकते हैं, ऊपर फेंकने के बाद क्या घटना होगा, मतलब उस पत्थर के बारे में अध्ययन करने के लिए कह रहा है। तो पहला देखिए कह रहा है वेग बढ़ जाता है, और दूसरा कह रहा है वेग और त्वरण शून्य हो जाता है, और तीसरा कह रहा है त्वरण बढ़ जाता है, इनमें से कोई नहीं, चौथा ऑप्शन। देखिए जब भी आप किसी भी पत्थर को सब ऊपर फेंकेंगे, अगर वह पत्थर मैक्सिमम ऊंचाई पर पहुंचता है तो उस समय उसका वेग क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। ठीक, अगर वेग शून्य हो गया तो वहाँ पर त्वरण भी क्या हो जाना चाहिए, त्वरण भी उसका शून्य हो जाना चाहिए, क्योंकि त्वरण और वेग एक दूसरे के क्या है, संबंधित है, एक दूसरे से रिलेट करते हैं। कहने का मतलब हमें पता है त्वरण बराबर क्या होता है, वेग परिवर्तन बटे समय होता है। ठीक, तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर आपका मैक्सिमम ऊंचाई पर, क्या उस पत्थर का मैक्सिमम ऊंचाई पर वेग शून्य हो जाता है तो त्वरण भी शून्य हो जाएगा। ठीक, तो यह पूछ रहा है क्या वेग बढ़ जाता है, वेग कभी नहीं बढ़ेगा, वेग आपका शून्य हो जाएगा मैक्सिमम ऊंचाई पर, मतलब पत्थर उसके बाद आगे नहीं जा पाएगा। और फिर कह रहा है वेग और त्वरण शून्य हो जाता है, मतलब ये जो आपका मैक्सिमम ऊंचाई होगा, ठीक, मैक्सिमम ऊंचाई यहाँ पर वेग आपका शून्य होगा तो त्वरण भी आपका शून्य हो जाएगा। ठीक, मैक्सिमम ऊंचाई की बात कर रहा हूँ जहाँ पर पत्थर आपका उसके आगे जाना बंद कर देता है, वेग और त्वरण शून्य हो जाते हैं। हाँ, ये देखिए आपका जो वेग और त्वरण की बात किया है तो वेग और त्वरण शून्य हो जाते हैं, तो इसका मतलब यही होगा आपका ऑप्शन नंबर आपका बी दे रहा है। ठीक, तो इसका राइट आंसर बी होगा, वेग और त्वरण शून्य हो जाते हैं। आइए अगले क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? अगला क्वेश्चन कह रहा है वीवी पारा क्या है, वीवी पारा क्या होता है उसके बारे में पूछा है। ये देखिए आपका यह क्वेश्चन जो है बायोलॉजी से रिलेट करता है। कह रहा है पहला धमनियों को जिंदा पैदा होती हैं, और दूसरा कह रहा है कैटस का प्रकार है यह, और तीसरा कह रहा है शैवाल का प्रकार, और चौथा कह रहा है एक प्रकार की घास है। ठीक, बीवी पारा न तो एक प्रकार की घास है किसी प्रजाति की और न ही शैवाल का प्रकार है। आखिर यह क्या होता है? बीवी पारा जो होता है आपका, बीवी पारा क्या होता है, धमनियाँ जो जिंदा होती हैं। ठीक, तो आपका ऑप्शन देखिए पहला कह रहा है, क्या कह रहा है, धमनियाँ जो जिंदा होती हैं उसी को क्या कहते हैं, बीवी पारा कहते हैं। अब इसके बारे में हम लोग बता दें, धमनियाँ तो आपको पता ही है क्या होता है। ठीक, इन क्वेश्चनों को देखिए, ये क्वेश्चन अगर आपको आ रहा हो तो कमेंट करिए हाँ इसका ऑप्शन क्या होगा। ठीक, अगर आप क्लास को शेयर ना किए हो तो शेयर कर लें। ठीक, ताकि और भी स्टूडेंट जुड़कर अपना पढ़ाई कर सके। ठीक, छठा नंबर देखिए क्या कर रहा है। छठा नंबर कर रहा है निम्न में से किस तरंगों में संपीड़न और विरलन प्रक्रिया शामिल है। ठीक, संपीड़न और विरलन प्रक्रिया शामिल है। पहला देखिए कह रहा है अनुदैर्ध्य तरंग, और दूसरा प्रकाश तरंग, और तीसरा क्या कह रहा है विद्युत चुम्बकीय तरंग, और चौथा कह रहा है अनुप्रस्थ तरंगे। ठीक, तो यहाँ पर देखिए जो आपका ऑप्शन होगा, ऑप्शन अगर देखा जाए तरंगों में संपीड़न और विरलन, मतलब अगर जो आपके तरंग होते हैं, आपको पता ही है हमारा तरंग किस तरीके से चलता है, ये तरंग होता है जो ये कह रहा है संपीड़न। संपीड़न मतलब यह होता है कि इसके बीच में जो श्रृंग होता है, आप दो श्रृंगों के बीच की दूरी में कमी और दो गर्तों के बीच में क्या दूरी कम हो तो वहाँ पर क्या होगा, संपीड़न होगा श्रृंग। ठीक,
दो श्रृंगों और दो गर्तों के बीच में अगर दूरी में कमी हो तो वहाँ पर संपीड़न होगा, अगर दोनों के बीच में क्या हो, वृद्धि हो, तो वहाँ पर विरलन होगा। ठीक, तो देखिए, तो ये आपको पता है तरंगे क्या होती हैं, जो तरंगे होती हैं वो आपकी क्या, अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। तो आपके ऑप्शन में देखिए आपका ऑप्शन नंबर कौन सा दिया है, अनुदैर्ध्य तरंग जो है पहला ही दिया है। ठीक, पहला नंबर कह रहा है अनुदैर्ध्य तरंग, तो आपका राइट आंसर पहला ही होगा। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे कि अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक अवतल दर्पण की वक्रता केंद्र पर एक वस्तु रखी गई है, इसका प्रतिबिंब बनेगा। ये तो आपको बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अवतल दर्पण की बात किया है, जब अवतल दर्पण की बात किया तो आपको पता है उठे हुए तल पर कलई किया जाता है। ठीक, और दबा हुआ तल आपका कैसा रहता है, चिकना रहता है। मान लीजिए कि आपका यह क्या वक्रता केंद्र है, कह रहा है वक्रता केंद्र पर रखी हुई वस्तु हमेशा कहाँ प्रतिबिंब बनाती है, ठीक, कहाँ, वक्रता केंद्र पर ही बनाती है। तो आपके ऑप्शन में देखिए क्या दिया होगा। कहने का मतलब अवतल दर्पण में अगर वक्रता केंद्र पर वस्तु रखी जाए तो वक्रता केंद्र पर ही क्या आपका प्रतिबिंब बनता है, और यह प्रतिबिंब जो बनेगा आपका वस्तु के बराबर ही बनेगा और वस्तु के उल्टा बनेगा। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देखिए। पहला देखिए फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में, फोकस यहाँ होगा आपका, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बन रहा है, नहीं। और दूसरा देखिए फोकस पर, क्या फोकस पर बन रहा है, नहीं। और तीसरा कह रहा है वक्रता केंद्र से परे, मतलब वक्रता केंद्र के बाहर। ठीक, और चौथा कह रहा है वक्रता केंद्र पर। देखिए जो आपका चौथा ऑप्शन है वही सही होगा, वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। ठीक, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर होगा। ठीक, डी नंबर जो है आपका राइट आंसर होगा। आइए अब हम बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है सौर पैनल, क्या, सौर पैनल में निम्न में कौन सी धातु प्रयुक्त होती है। सौर पैनल जो आप घरों में यूज करते हैं सौर ऊर्जा, ठीक, एनर्जी लेने के लिए और बल्ब और पंखा वगैरह चलाने के लिए, तो उसमें किस धातु का प्रयोग किया जाता है। तो पहला देखिए कह रहा है गोल्ड, और दूसरा कह रहा है सिलिकॉन, और तीसरा कह रहा है सिल्वर, चौथा कह रहा है कॉपर। देखिए गोल्ड तो इतना महंगा होता है, अगर हम सौर ऊर्जा में इस्तेमाल करने, उसमें वो गुण पाया ही नहीं जाता कि जो कि सूर्य की जो अल्ट्रावेल वो आती है किरणें, उनको क्या एब्जॉर्ब कर सके। ठीक, और दूसरा कह रहा है सिलिकॉन, सिल्वर भी तो आपका महंगा ही है, और कॉपर धातु है एक प्रकार से। ठीक, तो जो आपका उपयोग किया जाता है सौर पैनल में वो कौन सी, सिलिकॉन धातु क्या उपयोग की जाती है। तो आपका जो ऑप्शन नंबर है वह कौन सा है, बी नंबर आपका राइट आंसर होगा। ठीक, बी नंबर आपका राइट आंसर होगा, कौन सा, सिलिकॉन। और यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है आपके एग्जाम में। ठीक, सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए 9वां नंबर आपका क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है पानी से हाइड्रोजन को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। पानी से हाइड्रोजन को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। पहला कह रहा है विद्युत अपघटन, और दूसरा कह रहा है आइस्मोसिस, और तीसरा कह रहा है ओजोनीकरण, और चौथा कह रहा है ऑक्सीकरण। देखिए काफ़ी लड़के तो ऑक्सीकरण में ही सही मार देते हैं, लेकिन यह नहीं होगा आपका। जब भी आपका क्या पानी से हाइड्रोजन की अलग करने की बात करें तो वहाँ पर विद्युत अपघटन किया जाता है। ठीक, क्या किया जाता है, विद्युत अपघटन किया जाता है। तो आपके ऑप्शन में देखिए कौन सा होगा, ए नंबर आपका सही होगा। ठीक, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। आइए अब अगले क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कारक वापसीकरण की दर को कम करता है। कौन सा कारक वापसीकरण की दर को कम करता है, वह कौन सा कारक है। पहला देखिए तापमान में वृद्धि, और दूसरा कह रहा है नमी, सतह क्षेत्र में वृद्धि, और चौथा कह रहा है हवा की गति में वृद्धि। ये बताइए अगर मान लीजिए कोई भी बर्तन लीजिए, अगर उसमें मान लीजिए कि आप जल भरे हैं, ठीक, अगर इसमें टेम्परेचर आप बढ़ाते हैं तो बताइए क्या होगा। निम्नलिखित में वापसीकरण की दर को कम करता है, क्या वापसीकरण की दर जो होगा इसका कम होगा। अगर आप हीट मतलब टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो इसका मतलब वापसीकरण की दर क्या बढ़ जाएगा। और दूसरा देखिए क्या कर रहा है नमी, अगर नमी ज़्यादा होगा, मान लीजिए कि कोई पदार्थ है, ठीक, अगर उसमें नमी ज़्यादा है तो उसमें क्या हमको हीट ज़्यादा देना होगा, तब जाकर क्या वह वापसीकरण में कन्वर्ट होगा। और देखिए तीसरा क्या कर रहा है, सतह क्षेत्र में वृद्धि,
क्या सतह के क्षेत्रफल में, मान लीजिए कि 1 लीटर का पानी है, ठीक, अगर हम उसे सतह क्षेत्र में फैला दें और एक ही जगह क्या दें, हीट दें, तो क्या जितना हम हीट दे रहे थे पहले 1 लीटर या किसी छोटे से बर्तन में रखकर हीट, जितना वाष्पीकरण की दर तब था उतना ही अब रहेगा। मान लीजिए कि बड़े क्षेत्रफल में आप क्या किए हैं, उस जल को रख दिए हैं, फिर भी उतना ही वाष्पीकरण की दर होगा। और देखिए चौथा कह रहा है हवा की गति में वृद्धि। क्या हवा की गति में अगर हम वृद्धि कर दें तो क्या इसके वाष्पीकरण की दर पर कोई प्रभाव पड़ेगा? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो प्रभाव किस पर पड़ेगा? अगर मान लीजिए कि कोई नमी, अगर नमी, तो नमी आपका जो है, देखिए राइट आंसर होगा। नमी क्यों राइट आंसर होगा ये भी जान लीजिए, क्योंकि मान लीजिए कि नमी है, अगर नमी को हमें क्या वाष्पीकरण में करना है तो उसमें क्या हमको ज़्यादा हीट देना होगा, ठीक। तो यही पूछा है, वाष्पीकरण की दर को कम करता है। कम कौन करेगा? नमी ही करेगा। तो आपका देखिए जो आंसर दिया है वह कौन सा होगा? बी नंबर होगा, नमी, ठीक। नमी आपका राइट आंसर होगा। अब हम बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है परमाणु को किसने खोजा? परमाणु को किसने खोजा? परमाणु को खोजने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है? ये देखिए काफ़ी लड़के गलत करके आते हैं। जैसे ही परमाणु की खोज देखे तुरंत डाल्टन मार देते हैं, ठीक। डाल्टन आपका नहीं होगा। डाल्टन नहीं होगा तो कौन सा हो सकता है? देखिए पहला डाल्टन और दूसरा लेवाइजियर और तीसरा कड़ाद और चौथा डेमोक्रिट्स। यही है, डेमोक्रिट्स हैं जो वैज्ञानिक, उन्होंने क्या किया था? परमाणु की खोज किया था। अगर यहीं पर पूछता डाल्टन ने क्या किया था, डाल्टन साहब ने परमाणु के सिद्धांत दिया था। क्या? परमाणु का सिद्धांत कौन दिए थे? डाल्टन साहब ने ही दिया था, ठीक। परमाणु का सिद्धांत जो है कौन? डाल्टन ने दिया था। लेकिन परमाणु की खोज जो था वह कौन वैज्ञानिक थे? डेमोक्रिट्स, ठीक। तो आपका जो राइट आंसर होगा वह कौन सा हो जाएगा? डी होगा। यहां पर देखिए डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत अच्छे ढंग से पढ़ लेना, क्योंकि ये काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है कि परमाणु की खोज किसने किया था। अब देखिए अगला क्वेश्चन कर रहा है मकड़ियों में कितनी जोड़ी आंखें होती हैं? जो आपकी मकड़ियाँ होती हैं, जो जाला लगाती हैं, उन मकड़ियों की बात कर रहा है कि जो मकड़ियाँ होती हैं उनमें कितनी आंखें होती हैं या कितनी जोड़े आंखें होती हैं। तो देखिए पहला ऑप्शन कह रहा है 1, 2, 4, 8। 4 ऑप्शन है आपके। तो देखिए जो मकड़ियाँ होती हैं, मकड़ियों के बारे में अगर देखा जाए तो मकड़ियाँ जो होती हैं, मकड़ियाँ की 4 जोड़ी क्या होती हैं? आँखें होती हैं। जब 4 जोड़ी आँखें होती हैं तो इसका मतलब टोटल 8 आँख होगा। कितना? 8 आँख। जो हम और आप देखते हैं मकड़ियाँ, इनमें 8 आँखें पाई जाती हैं। अगर आपसे पूछे कितनी जोड़ी, तो 4 जोड़ी आँखें पाई जाती हैं और टोटल कितना? 8 आँखें होती हैं, ठीक। तो आपके देखिए ऑप्शन में कौन सा मौजूद है? क्या पूछा है? जोड़ी पूछा है। जोड़ी आंखें होती हैं। तो आपका राइट आंसर कौन सा होगा? सी नंबर। देखिए सी नंबर जो होगा आपका राइट आंसर होगा। 4 जोड़ी मकड़ियों में क्या होती हैं? आंखें होती हैं। आइए अब अगले क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं कि अगला क्वेश्चन कौन सा है, ठीक। कह रहा है परमाणुओं से प्राप्त ऊर्जा को कहते हैं। परमाणु जो होता है आपका एटम, उससे जो ऊर्जा प्राप्त होती है वह कौन सी ऊर्जा प्राप्त होती है? आपको ये तो बहुत ही अच्छे तरीके से पता होगा कि इसमें कौन सी ऊर्जा प्राप्त हो जाती है, ठीक। क्योंकि यह काम अमेरिका ने कर चुका है, ठीक। कहाँ? जापान में, ठीक। जापान में क्या अमेरिका ने इसका परीक्षण कर चुका है कि परमाणु में कौन सी ऊर्जा क्या होती है? जनरेट होती है। तो आपको अच्छे से पता होगा इसमें कौन सी ऊर्जा प्राप्त होती है, जिसके कारण आज भी जापान में क्या विकलांग लोग पैदा होते हैं, इसी परमाणु के कारण। क्योंकि जब भी परमाणु को ब्लास्ट किया गया तो उसमें क्या, उसमें नाभिकीय ऊर्जा जनरेट हुई, जो कि बहुत तीव्र गति से एक दूसरे से 1 से 2 हुई, तो 2 से फिर 2, ये श्रृंखला इनका बढ़ता जाता है, ठीक। तो कहने का मतलब अगर कहीं पर परमाणु को ब्लास्ट कर दिया जाए तो इसका एंटी रिएक्शन जो होता है, मतलब अवरोधक रोकने का काम करता है, वो अमेरिका के पास था, लेकिन जापान वाले भी कम नहीं थे, ठीक। ये कहिए कि इसका प्रभाव जो है काफ़ी वर्षों तक रहता है, जिससे कि वहाँ के जनजीवन पर काफ़ी क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक। तो जो नाभिकीय ऊर्जा होता है आपके परमाणु में उपलब्ध होता है। तो आपका ऑप्शन देखिए क्या कह रहा है। पहला कह रहा है नाभिकीय ऊर्जा, दूसरा कह रहा है रासायनिक ऊर्जा,
और तीसरा कह रहा है उष्मा ऊर्जा और चौथा कह रहा है सौर ऊर्जा। देखिए नाभिकीय ऊर्जा आपका ना होता ऑप्शन में तो हम क्या कर देते रासायनिक ऊर्जा, क्योंकि जो परमाणु है आपका रसायन का भाग है और उसमें रासायनिक ऊर्जा एक प्रकार से निहित है। लेकिन अभी अगर नाभिकीय ऊर्जा न मौजूद होता तो हम यहाँ पर रासायनिक ऊर्जा ही क्या करते सही करते। तो आपका जो राइट आंसर होगा कौन सा होगा, नाभिकीय ऊर्जा होगा। ठीक, तो आइए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या होगा। देखिए क्वेश्चन जो है आपको अपने करके आना है, ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ। ठीक है, आप कमेंट करके बताना इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। ठीक, कह रहा है कोई वस्तु सतत चाल से गति करती है जब उस वस्तु पर कोई न लग रहा हो। क्या चीज़ न लग रहा हो जिससे कि वो वस्तु सतत रूप से क्या करे गति कर सके। पहला देखिए कह रहा है आवेग शून्य हो, और दूसरा कह रहा है जड़त्व, और तीसरा कह रहा है बल, और चौथा क्या कह रहा है दाब। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा आपको समझ में आ रहा होगा कि कौन सा हो सकता है। ठीक, तो अगर बात करें सतत चाल से, सतत चाल ऐसा चाल है क्या कि एक समान गति से चलता रहे। एक समान गति से तभी वह चल सकता है जब उस पर क्या अलग से फोर्स ना लगे। कहने का मतलब बल ना लगे तो वह क्या एक समान गति से चलता रहेगा। मान लीजिए कि आप क्या कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं एक समान गति से। एक समान गति से जब आप दौड़ रहे हैं, मान लीजिए कि आप अपने क्या गति में वृद्धि करना चाहते हैं या कमी करना चाहते हैं, तो आप अपने क्या बल में कमी या ज़्यादा करेंगे, तब क्या आप गति में को बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। ठीक, तो इसका जो आपका राइट आंसर होगा वह कौन सा हो सकता है, मैं यहाँ तक आपको समझा दिया, फिर भी आप क्या कमेंट करके बताइए कि इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। ठीक, तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारे क्लास की नोटिफिकेशन बराबर पहुंचता रहे। तब तक के लिए नमस्कार।